वेलकम बैक एवरीबॉडी, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद। सुबह की सोच में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आजकल एक और जो चैलेंज है हम सब के लिए वो ये कि बच्चों की दिल की पैदाइशी बीमारी आजकल हम देख रहे हैं, और हमने सोचा कि आज इस पर डिस्कशन की जाए कि ये क्यों बढ़ता चला जा रहा है। और कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पैदाइशी तौर पर दिल की कोई ना कोई बीमारी लाहक होती है, और इस बीमारी में दिल की साख्त, उसका स्ट्रक्चर, उसका काम करना, उसकी जो फंक्शनिंग है, उसमें कोई ना कोई गैर मामूली तब्दीलियां शामिल होती हैं जो कि मुतासरा बच्चों और फिर उनके ख़ानदानों के लिए बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। उस बीमारियों को एक तो डायग्नोज करना, फिर उससे डील करना, और इतनी छोटी सी उम्र होती है। तो ये सारे मसाइल हम देखते जा रहे हैं कि ये इसकी जो केसेस हैं दिल की बीमारियों के बच्चों में, ये भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसी पे बात करने के लिए हसनैन हमें किस तरह ज्वाइन किया जी? जी हाँ, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमल। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच। जिस तरह निम्रा ने इंट्रो पे बताया, ये जो पहले तो हम सुना करते थे कि बुजुर्गों में बीमारियां होती हैं, और बुजुर्ग लोग जो 50 प्लस या 60 प्लस होते हैं उनमें जाके हार्ट अटैक की बीमारी होती है, लेकिन अब बच्चों में भी ये बीमारियां होती हैं। इसकी क्या वजूहत हैं? क्या कुछ बहुत ज़्यादा फास्ट फूड या इस तरह की चीज़ें अब मार्केट में बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, या क्या 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 वजह है? बिल्कुल, जिस तरह से अडल्ट्स के अंदर आपने डिस्कस किया कि ये बीमारियां मोस्ट कॉमन है, तो चिल्ड्रन की मैं ये बताना चाहूँगी कि बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है एज एन एडल्ट डिजीज़ से। इस तरह से कि जो अडल्ट्स में डिजीज़ आती है, कार्डियक डिजीज़ या हार्ट के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, ये आपके पास एक्वायर्ड होते हैं, किसी न किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो जाएंगे, डाइट की वजह से हो जाएंगे, या लाइफ स्टाइल की वजह से हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जो चिल्ड्रन पॉपुलेशन है, उसके अंदर ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि ये जो है हमारे पास चिल्ड्रन की एज जो हम कैटेगराइज करते हैं, दैट इज़ फ्रॉम 0 to 12 ईयर। इसके अंदर बच्चे का इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस कम होता है। ज़्यादातर ये कंजेनिटल डिजीज़ है, जिसको हम कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ भी कहते हैं। मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ या बिफोर बर्थ ही बच्चे के हार्ट के स्ट्रक्चर में कुछ मेल इन्फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से लेटर ऑन वो हमें डिजीज़ बच्चे के अंदर मिलती है। अब इसमें है ये कि ड्यूरिंग बर्थ या आफ्टर बर्थ बच्चे में एक हार्ट के अंदर प्रॉब्लम मौजूद है, हार्ट के स्ट्रक्चर में कोई ना कोई प्रॉब्लम मौजूद है। जैसे सम टाइम हमारे पास वाल्व्स फंक्शनिंग नहीं होते, कभी आर्टरीज वेन्स का कोई प्रॉब्लम आ रहा होता है, तो उससे जो ब्लड की मिक्सिंग हो रही होती है, लेकिन वो चीज़ एट द टाइम ऑफ बर्थ डिटेक्ट नहीं होती, क्योंकि सम टाइम ये एसिम्प्टोमेटिक भी होता है। लेटर ऑन एज में जाके जब बच्चा फंक्शनल होता है, भागना दौड़ना शुरू करता है, अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, तो उस टाइम पे फिर फटीग या उसके पाल्पिटेशंस, हार्ट का बार बार ज़्यादा बीट करना या थक जाना, इस तरह के सिम्टम्स जब आना शुरू होते हैं, तो फिर पेरेंट कंसर्न करते हैं डॉक्टर्स के साथ, और उस पर फिर इको वगैरह पे डिटेक्ट हो जाता है कि ये हार्ट के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से। और ये बीमारियां होती कौन कौन सी, मतलब वो जो आजकल नॉर्मल हो चुकी हैं? मोस्ट कॉमन तो हमारे पास जो होती है ये वाल्व्स की प्रॉब्लम्स ही होती हैं। इसके अलावा हमारे पास बाय बर्थ जो है ना वाल्व्स ब्लॉक होते हैं, या लीकेज हो रहा होता है, सम टाइम ब्लड लीक कर रहा होता है, मिक्स हो रहा होता है, आपके पास ब्लड सर्कुलेशन में उसको पंप करने में प्रॉब्लम होता है, हार्ट बिल्कुल ऐसा ही। आपको पता है हार्ट में 2 तरह का ब्लड होता है, हमारे पास ऑक्सीजनेटेड है, नॉन ऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। कुछ हमारे पास हम आम जुबान पे कहें तो साफ खून गंदा खून वाला जो हिसाब होता है, तो अगर हार्ट के वाल्व में कहीं लीकेज है ना, तो ये दोनों ब्लड आपस में मिक्स होने लग जाते हैं। तो जब ये आपस में मिक्स होते हैं तो वो फिर लेटर ऑन कुछ डिजीजेस काज कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से सर्कुलेट कर रहा है, बिल्कुल इसी तरह। तो फिर बच्चे को वो ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। फिर वो सांस में भी ऑब्वियसली प्रॉब्लम, बिल्कुल प्रॉब्लम आती है। मोस्ट कॉमन हमारे पास प्रॉब्लम यही है कि बच्चा को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, वो सांस नहीं ले पा रहा। थोड़ी सी एक्टिविटी, फर्स्ट सिम्पटम बाय द वे कि आपकी जैसे ही आप रियलाइज करो कि इस बच्चे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रहा है, सो इट कुड बी लाइक दैट, तो पेरेंट्स को फौरी तौर पर जो है हॉस्पिटल जाना चाहिए, या उसके कोई और रीजंस भी हो सकते हैं। इतना ये भी अक्सर ऐसे भी होते हैं ना कि इतनी बड़ी बात हुई थी, हम परेशान ज्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा। हमारा मकसद यहाँ पे नाज़रीन आपको परेशान करना नहीं, सिर्फ गाइड करना है। बिल्कुल, इसको डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। तो हमारे पास जो सबसे फर्स्ट सिग्नल या फर्स्ट साइन होता है वो होता है एक्टिविटी रिलेटेड हार्ट का प्रॉब्लम। मतलब एक बच्चा है जो कि उठता फिरता है, चलता दौड़ता है, तो फिर उसको पाल्पिटेशन, दिल धड़कता हुआ महसूस होता। आम जुबान में कहते हैं मुझे ऐसा लगता है मेरा दिल बाहर से धड़क रहा है। हाँ, तो वो चीज़ सिम्टोमेटिक होती है आपके साथ जी। तो वरना अगर बच्चा ले डाउन है, बेड के ऊपर है, और उसको सांस का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम उसे पल्मोनरी कंडीशन से रिलेट करते हैं कि लंग्स का कोई इशू हो सकता है, वो निमोनिया वगैरह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जेनेटिक भी होता है कि मोस्ट कॉमन रीजन इसका जेनेटिक ही होता है। डिफरेंट रीजंस होते हैं, एनवायरमेंटल या यूजेज बेस्ड भी होता है, लेकिन इन एरियाज में एनवायरमेंटल का मैं समझी नहीं, एनवायरमेंटल कॉजेस क्या है इसके? मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पोल्यूशन वगैरह, पोल्यूशन भी हो सकती है, लेकिन एनवायरमेंटल इस तरह से है कि जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, ठीक हो गया, एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है मदर्स की, तो उनका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन चीजों की तरफ इतना फोकस नहीं होता, बेबी हेल्थ की तरफ फोकस नहीं होता।
although they are more developed than us, लेकिन हमारे ठीक इसमें डाइट और ये सारे फैक्टर्स आ रहे हैं एनवायरमेंटल में जो आप काउंट करवाना चाह रही हैं, इन एरियाज में मोस्टली जेनेटिकल काज होते हैं। जेनेटिक है, ओके ठीक हो गया। इस कॉज को मतलब बहुत से नाज़रीन हमें सुन रहे होंगे, ओवरकम किस तरह किया जा सकता है? ओवरकम किया जा सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेल्थ केयर के साथ, आप अपने प्रोफेशनल के साथ जो है वो कनेक्टेड रहें, और साथ बाय हार्ट बीट तो चेक होती रहती है, मोस्ट कॉमन थिंग है जो कि हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चेक कर रहे होते हैं, तो उससे भी कुछ आइडियाज हो जाते हैं। और मोस्ट कॉमन जब बच्चा आफ्टर बर्थ, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो ड्यूरिंग बर्थ हो गई आप चेंज नहीं कर सकते ना इसको, ऐसे ही है। आप हार्ट के स्ट्रक्चर को तो चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए आपके पास ऑप्शन यही है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे की अच्छे से असेसमेंट हो जाए, ताकि नियरेस्ट मोस्ट हमें पता चल जाए कि इस टाइम पे ये डिजीज़ है, बजाय कि हम 7-8 साल का वेट करें और बच्चा सिम्टोमेटिकली प्रॉब्लम्स के साथ चलता रहे, तो उसकी ग्रोथ और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होती है ना। एक बच्चा जो वर्किंग नहीं है, अब आपने देखा होगा वो बच्चे जिनके दिल में सुराख होते हैं, प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं, तो वो स्कूलिंग भी नहीं कर सकते, चलना फिरना भागना दौड़ना क्योंकि है ही नहीं उनका, वो नॉर्मल बच्चों की तरह लाइफ नहीं स्पेंड कर पाते। तो अगर हमें अर्ली ऑन एट द टाइम ऑफ बर्थ पता चल जाता है ये, तो उसके लिए हमारे पास फिर ऑप्शंस होते हैं कि हम फॉरेन सर्जरी या किसी भी तरीके से। अच्छा, एक तो आपने बताया कि जो उसकी साख्त है उसमें ये हो सकता है कि जो वेल्व्स होते हैं दिल की, जो नाज़रीन आपको आसान अल्फाज में अगर समझाएं तो नालियां वगैरह जो होती हैं वो बंद है। अच्छा, दूसरी ये भी तो हो सकता है ना आर्टरीज वगैरह, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन एक तो गंदे खून की हो रही है, उसमें आर्टरीज डिसलोकेट भी हो सकती है, ऐसे कोई बीमारी होती है? डिसलोकेटेड नहीं होती, लेकिन उनमें होल्स हो सकते हैं, आपके प्रेशर ज्यादा होता होगा, बिल्कुल हो सकता है, इस तरह की बीमारियां। तो ये सारी चीजें सिर्फ इसी चीज से डायग्नोज हो सकती हैं, मतलब पेरेंट्स को अब ज़ाहिर है उनको ये तो नहीं थोड़ी पता है कि अंदर आर्टरीज ब्लॉक्ड है या नहीं है, तो उसके लिए उनको जज करने के लिए सिर्फ वो सांस वगैरह को ही नोटिस कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन जो स्टार्टिंग आपके पास सिम्टम्स आते हैं ना, वो यही है, पाल्पिटेशंस हैं और सबका, क्योंकि प्रॉब्लम हार्ट का, और हार्ट का काम ब्लड पंप करना है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जब पंप ठीक नहीं होगा, तो फिर आपके पास यही प्रॉब्लम्स आएंगे। और जो हार्ट अटैक वगैरह, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, वो भी इसी वजह से, ब्लड क्लॉटिंग की भी हो सकते हैं, बच्चों में हो सकता है, बच्चों में नहीं होता, रेयर होता है, अगर किसी में बच्चों में अरेस्ट वगैरह आ जाता है। हार्ट अटैक के लिए जो है ना आपको थोड़ी एज के लिए ये बताइएगा कि इस तरह के जो केसेस होते हैं इनके मतलब कितने % होते हैं इस तरह के केसेस? अगर लेट्स सपोज आप एक अंदाजा लगा लेंगे 100 बच्चा है, तो उसमें से कितने लड़कों? 1 in every 1000 जो है ना, ये हमारे पास एवरेज है, लेकिन फिर भी हमारे पास क्योंकि ये एक्यूमुलेट करती रहती है, फिलहाल हमारे पास कोई 60,000 प्लस बच्चे इस तरह हैं जो वेटिंग में हैं फॉर द सर्जरीज। तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम तो इजी है कि हम डिटेक्ट कर लें कि बच्चे को प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम के इलाज की तरफ जब जाते हैं ना, तो प्रॉब्लम ज्यादा हमारे लिए बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसके टाइम पे हमारे पास कार्डियक सर्जन्स, सेटअप्स, ये चीजें थोड़ी लिमिटेड है। इसकी क्योर क्या है? क्योर इसकी एक तो सर्जरी, मोस्ट कॉमन सर्जरी ही है, और अल्टीमेट हल भी सर्जरी ही है। अच्छा, लेकिन जो स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है उसे आप सर्जरी से ही ठीक कर सकते हैं। सही। अच्छा, आपने बताया कि इसके जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं और उसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये सारे भी इंक्लूडेड होते हैं। अब ये वो चीजें चले कुदरती तौर पे एक चीज हो जाती है, दैट्स डिफरेंट, लेकिन हमारी अपनी गफलत से तो कोई इस तरह का मसला ना हो ना हमारे बच्चों में। तो खातीन को प्रेगनेंसी के दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? क्या डाइटरी फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं दिल की बीमारी के लिए? अगेन आई सेड दिलों, तो ये दिल की बीमारियों के लिए जो बच्चों में ये जो मसले बनते हैं, इसके लिए औरतों को खुद कितना ख्याल रखना चाहिए? इसमें औरतों का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है इस तरह से कि आपकी डाइट अफेक्ट कर रही है, माल न्यूट्रिशन, ठीक है। अगर आपने कोई ऐसे एरियाज़ में बिलोंगिंग है जहाँ पे आपके पास मिनरल डेफिशिएंसीज आ रही हैं, विटामिन की डेफिशिएंसी है, या खाना पीना ठीक नहीं है, ये तो एक रीज़न हो गया। लिमिटेशन एक चीज़ होती है, एक्सेस में भी आपको मिल रही होती है, जैसे कि आप फास्ट फूड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, आपके डिफरेंट लेवल्स बढ़ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। मोस्ट कॉमन है हाइपरग्लाइसीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे आपने सुना होगा डायबिटीज, प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो जाती है, वैसे ही गेस्टेशनल डायबिटीज मोस्ट कॉमन है। तो आपको उन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। इवन गेस्टेशनल डायबिटीज इज द वन ऑफ काज फॉर कंजेनिटल हार्ट डिजीज। अच्छा, बच्चे में मदर को डायबिटीज हो रही है, तो उसकी वजह बच्चे को ये अफेक्ट कर सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, आपने जो शुरू में जिक्र किया था कि यूरोप वगैरह में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो मतलब पाकिस्तान में ये केसेस तो बहुत ही ज़्यादा कम है। यूरोपियन कंट्रीज में इन केसेस की क्या तादाद है? उनकी तादाद इसलिए है कि उनके एनवायरमेंटल फैक्टर्स ज़्यादा है। एक तो वर्किंग और ज़्यादा है, आपने बता दिया, कंजम्पशन ज़्यादा है, आपको पता है कि 3 टाइम पे वो यूज करते हैं। हम तो फिर देसी खा लेते हैं भाई, हम तो कभी कभार फास्ट फूड की तरफ जाते हैं। और फिर कुछ इसका जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन भी है ना, कि आपके पास जो रेसेस में ये चीज़ चल रही होती है, तो कुछ जेनेटिक फैक्टर हैं, फिर कुछ हिस्ट्री होती है आपके पेरेंट्स की या फैमिली की, तो उसके साथ भी चल रहा होता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये कार्डियक रिहैबिलिटेशन की टर्म यूज़ की जाती है, ये टर्म क्या है, इसको हमारे नाज़रीन के लिए एक्सप्लेन करें, और क्या पाकिस्तान में इसका रुझान है? कार्डियक रिहैबिलिटेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसी भी कार्डियक डिजीज़ के साथ,
नॉट ओनली डिजीज्ड फॉर एथलेटिक पर्सनस टू, ठीक है। हमारा जो बेसिक काम है वो कार्डिक रिहेबिलिटेशन के ऊपर ही काम है। AFIC के साथ भी हमने काम किया CMH में, तो उसमें अभी मेरी रिसेंट मोस्ट एक रिसर्च भी गुजरी जिसका काम कार्डिक रिहैब के ऊपर था। दैट वाज अवार्डेड बाय रशियन हेल्थ, अच्छा रशियन साइंस कॉलेज जो है वो हमें अवार्ड भी मिला इसके ऊपर। तो बेसिक उसमें बात ये है कि वो बच्चा जिसकी सर्जरी होनी है हार्ट की, हार्ट के स्ट्रक्चर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उस बच्चे के हार्ट को पहले सर्जरी को बियर करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। ओके, उसको तो स्ट्रेंथ दी जाती है। कार्डिक रिहेबिलिटेशन एक हमारे पास अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर डिफरेंट थिंग्स आती हैं। इसमें एक्सरसाइज प्रोटोकॉल है, बच्चे की सारी डाइट है, कुछ डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं, मेंटली प्रिपरेशन की जाती है, एजुकेशन है। पहले तो काउंसलिंग सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे की फैमिली को, बच्चे को खुद भी काउंसिल किया जाए कि उसके साथ होगा क्या और आगे उसके क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं। उसको उसकी बीमारी के बारे में फैमिली को मोस्ट कॉमनली बताया जाता है। लेटर ऑन फिर उसके बारे में फिर जब सर्जरी हो जाती है तो सर्जरी को बियर करने के लिए हमारे पास 3 फेजेस में ट्रीटमेंट दिया जाता है, फेज़ 1, 2 एंड 3। और फेज़ 1 तो पाकिस्तान में फिर भी है, 2 एंड 3 के ऊपर काम बहुत लिमिटेड है। तो अभी हमारा इंशाल्लाह न्यू ईयर फ्यूचर में यही काम है कि हम गुड लक फॉर दैट। बहुत शुक्रिया कमल आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आई होप सो कि आप सबने से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अच्छा हसनैन, आपको पता है हमारे जो रिपोर्टर हैं कश्मीर से, रिजवान अब्बासी साहब, वो इंतहाई अहम रिपोर्टर हैं, ऑब्वियसली हमारे ABN का सासा है। उन्होंने हमसे एक बार वादा किया था कि वो हमें वादी लीपा लेकर जाएंगे, लेकिन वो अकेले चले गए। तो और उन्होंने वहां जाके कुछ ना कुछ लेके जरूर आए, बिल्कुल। और वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, मेरे और आपके लिए नहीं, वो नाज़रीन के लिए भी लेकर आए। वादी लीपा की सैर की है रिजवान अब्बासी ने और वो चाहते हैं कि हम भी वो सैर करें। सो मिल के अभी सैर करते हैं वादी लीपा की। वादी लीपा गहरे सरसब्ज जंगलात से घिरे पहाड़ों में मीलों दूर तक फैले तह दर तह नायाब सुर्ख चावलों के खेतों के साथ खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। ऊंचे पहाड़, शमसबरी का नजारा, बहते ठंडे पानी के चश्मे लीपा आजाद कश्मीर के कुदरती हुस्न में 4 चांद लगा देते हैं। इस बार सियाहों की बड़ी तादाद ने वादी लीपा का रुख करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। यहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ के व्यू बहुत अच्छा है, सीनरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो फिर हमें ये करना चाहिए कि कश्मीर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। इस जैसा इलाका मैंने बहुत कम ही देखा है। यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ के लोग भी अच्छे ही तकरीबन, मालूमात के अलावा बाकी लोग ठीक हैं। मेहमान नवाज बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ के। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से वादी लीपा का जमीनी फासला तो ज्यादा नहीं, लेकिन दुश्वार गुजार रास्तों और आइन लाइन ऑफ कंट्रोल पर होने के बाइस 4 से 5 घंटों का सफर है। आजाद कश्मीर की बड़ी आबादियों वाली वादियों में शायद ये वाहिद वादी है जहाँ बराह रास्त आमदोरफ्त का कोई जरिया नहीं। बहुत ही टूरिस्ट आ रहा है और बड़े एक्साइटेड मोमेंट इस वक्त हैं और लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये सब्जा और ये चश्मे और ये ठंडी हवा बहुत ही लुत्फ अंदोज हो रही है। तो लोगों से अक्सर बात होती रहती है, वो कहते हैं जी कि ये जन्नत नज़ीर वाक़या हमने सुना था तो आज आंखों से भी देख लिया। वादी लीपा में सियाहत के बढ़ते रुझान को मद्देनजर रखते हुए मकामी लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इलाके में तामीरात के लिए बेहतरीन पॉलिसी मुरतब दी जाए ताकि पुरअफ़ज़ा सियाहती मकाम लीपा आलूदगी और मौसमियाती तब्दीलियों की नजर न हो जाए। तो रिजवान अब्बासी साहब का इतना खूबसूरत पैकेज है, लेकिन मैं दोबारा करूंगी, मैं बनता है भाई। रिजवान अब्बासी साहब, आप खुद अकेले घूमकर आ गए वादी लीपा, इतने सारे वादे किए थे आपने पूरे नहीं किए और हमने ऑन एयर आपसे शिकायत की क्योंकि आपने अभी अपने वादे पूरे कर रहे हैं। शायद ये पैकेज हमने चला दिया, ये बड़े दिल की बात है। ये बड़े दिल की बात है, हमने मतलब ये आपका पैकेज चला दिया, फिर भी हमने सोचा कि चले अच्छा अभी हम लोग शिकवा आपसे ऑन एयर करेंगे, इसलिए अभी हमारा शिकवा एक्सेप्ट कीजिएगा और हम आपके साथ वादी लीपा अगली बार चलेंगे, फिर वहां से अपने नाज़रीन को रिपोर्ट करेंगे कि क्या सूरत हाल है वहाँ की। अभी ब्रेक पे शामिल कर लेते हैं, क्या ख्याल है आपका? यहाँ पर वक्त तो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके पास लेके आएंगे। स्टे विद अस।